हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो मोशन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। तो जब कभी बात आती है मोशन की, तो ध्यान से देखिए, मोशन का मतलब जो सिंपल सा मीनिंग होता है, हम क्या समझते हैं कि मोशन अर्थात मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है जो कि यहाँ इस पोजीशन में फिक्स है, कुछ समय के बाद यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कुछ समय लिया होगा। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली बार हम लोग समझ सकते हैं कि मोशन का अर्थात क्या होता है। मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बिल्कुल सिंपल सा डिफाइन बन गया कि मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर क्या ये बात पूरी तरीके से सही है या गलत है, इसे जांचते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है कि मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। पूरी तरीके से अगर हम देखें कि मोशन क्या होता है, तो हमें आज एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी रिस्पेक्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब हम बात करेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, जैसा कि आप जानते होंगे कि स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थात कहने का ये हुआ कि जिस पॉइंट से हम खड़े होकर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो मोशन में है या नहीं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, लेट से यहाँ फ्रेंड है F1, यहाँ फ्रेंड है F2, ठीक है जी, और यहाँ कहीं है T1, दैट इज ट्री। तो यहाँ दो फ्रेंड हैं F1 और F2 दूर दूर खड़े हैं और एक ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। इस ट्री पर बैठा हुआ है कोई बर्ड, इस ट्री पर बैठा हुआ है कोई बर्ड। अब ये F1 जो है वो ट्री पर बैठे हुए बर्ड को देख रहा है, और F2 जो है वो F1 को लगातार कंटिन्यूसली देख रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद होता क्या है, ये बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट करेगा, तो हम ये देख सकते हैं कि F1 जो है बर्ड को देखेगा। F1 जब बर्ड को देखेगा, जैसा कि अभी आपने देखा हुआ फ्लाई करता हुआ एक बर्ड गया, जैसे ही बर्ड फ्लाई कर जाता है, तो F1 जब बर्ड को देख रहा है, तो बर्ड के रिस्पेक्ट में F1 किस में आ गया है? मोशन में आ गया है। क्यों? क्योंकि जब बर्ड आगे की तरफ फ्लाई करेगा, तो जब वो पीछे देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि F1 जो था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें F2 की, इसकी बात करें बेटा मगर F2 की, तो F2 के लिए F1 जो होगा वो अभी भी किस में है? रेस्ट में है। इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करिए। जब कभी भी हम किसी रोड पर ट्रैवल करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए हम किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें रोड साइड पे जितने भी ट्रीज लगे हुए होते हैं, रोड साइड पे जितने भी ट्रीज लगे हुए होते हैं बेटा, तो जब हमारी गाड़ी आगे की तरफ चलती है, तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि वो सभी ट्रीज जो हैं बैक साइड की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होता। ट्रीज अपनी जगह पर ही थी, बट हम मूव कर रहे थे। पर हमें क्या लगता है कि ट्रीज किस में है? मोशन में है। अगेन आप समझ गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जहां से आप बैठ के देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और यदि वो मूवमेंट कर रहा है तो हम कह देते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर आप सिंपल डिफाइन करना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? मोशन में क्या लिखेंगे कि मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट। अ स्टेशनरी पॉइंट, कि आपको एक स्टेशनरी पॉइंट भी चाहिए, और वही स्टेशनरी पॉइंट क्या कहलाता है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। तो जैसा कि अभी हमने देखा बेटा कि मोशन का मतलब था मूवमेंट। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने देखा था इनिशियली एक ऑब्जेक्ट ए था जो कुछ टाइम के बाद इस पोजीशन में पहुंच गया, तो इस एक पोजीशन से लेट्स से यहाँ मान लेते हैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में ए को कुछ पाथ कवर करना पड़ा होगा या कुछ लेंथ कवर करनी पड़ी होगी। इसी लेंथ को या पाथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट ए है जो पहले वो P1 पोजीशन पर था और अब कहाँ पर आ गया है? P2 पोजीशन पर आ गया है। यहाँ से यहाँ तक आने में इन्होंने कुछ दूरी तय की है। उस लंबाई को या उस रास्ते को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो डिस्टेंस हो गया अपना यहाँ पर। अगर हम डिस्टेंस का बेसिक मतलब समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस का बेसिक अर्थात ये होता है कि कोई भी पाथ, लेट से हमको ए से लेके बी तक जाना है, और ए से लेके बी तक जाने के अपने पास डिफरेंट पाथवेज हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 2 और 3। ए से लेके बी तक जाने के लिए अपने पास 3 डिफरेंट पाथ हैं। हर एक पाथ की लेंथ हम अलग अलग मान लेते हैं। लेट से ये 15 है मीटर,
ये 10 मीटर है और ये 12 मीटर है। तो क्योंकि हर एक पाथ की लेंथ डिफरेंट है, तो यदि कोई भी एक व्यक्ति जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चलेगा, तो यदि वो पाथ 1 को फॉलो करेगा तो आप देख सकते हैं बेटा वो 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके जाएगा। सिमिलरली यदि वो पाथ 2 को फॉलो करेगा तो वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और यदि वो पार्ट 3 को फॉलो करता है तो उसको 12 मीटर। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ दैट हैज बीन कवर्ड, व्हिच मींस डिस्टेंस मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जो कोई पाथ आप देख रहे हैं तीनों में से फॉलो करने के लिए, वही पाथ की जो लेंथ होगी वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो है एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो ऐसा यूनिट होगा वो भी क्या होगा, मीटर। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसे हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस के बारे में एक चीज़ और, कि जब डिफरेंट पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका डिफरेंट आ रहा है। बट अगर कोई ऐसा कह दे कि यहाँ से मान लीजिए हमने एक पाथ बनाया जो बी तक गया, जिसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं लेट से 19 मीटर्स है, ठीक है, और उसने क्या करा कि वो पाथ 4 को फॉलो करता हुआ ए से लेके बी तक गया और फिर बी से वापस कहाँ आया, ए पर आया, सेम पाथ को फॉलो करता हुआ इसी पाथ से गया था और इसी पाथ से वापस आ गया। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा बेटा 19 मीटर जाने का और 19 मीटर्स आने का, विच मीन्स इट इज टोटली इक्वल टू 38 मीटर। अर्थात ये हुआ कि डिस्टेंस जो है हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम के साथ कर सकता है 0। बट डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ घट नहीं सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज कर ही नहीं सकता है। क्लियर है बात। अब देखिए एक बात और समझते हैं इसी के थ्रू। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 4 अलग अलग पाथवेज हैं ए टू बी जाने के लिए, जिनमें डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, बट इन सब में जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, कभी भी यदि हम 2 लोकेशन देखते हैं, लेट्स से यही देख लें ए और बी 2 पॉइंट हैं, तो वहाँ ए से लेके बी तक जाने के लिए कई सारे पाथवेज होते हैं, बट फिर भी एक ऐसा पाथ होता है जिसमें सबसे कम डिस्टेंस होता है। तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं सेकंड वाला है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर है बात। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, गिवन पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि हमने कहा कि अभी हम स्केलर पढ़ेंगे तो हम अभी वेक्टर भी उसके साथ ही कवर करेंगे। फिलहाल जानते चलिए कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि ये भी क्या है, एक लेंथ ही तो है, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या, इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है बात। अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, या एक बात आप और ऐड कर सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी पॉसिबल है। क्लियर है बात। इसका फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज वन इज फंडामेंटल। पहली चीज क्या है बेटा, फंडामेंटल, एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमें देखने को मिलेंगी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। इन दोनों बातों में अंतर क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मीनिंग कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डिराइव नहीं करते हैं, जो अलोन स्टैंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। या फिर हम कह सकते हैं टाइम। टाइम को भी डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मास। ये सभी क्वांटिटीज कैसी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो अपने आप में खुद डिफाइन हो सकती हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और बात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो हम सबसे पहले इसमें देख सकते हैं स्पीड। जैसा कि आप जानते हैं, आप 8वीं कक्षा में पढ़ के भी आए होंगे, मोशन का 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि बेटा स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग लिख देते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आगे भी हम रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में, कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, विच मीन्स स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस और टाइम के मिलने से बनती है। ये अकेली स्टैंड या अलोन स्टैंड नहीं करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स। फोर्स भी हम देखेंगे कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। तो ये भी खुद अकेले स्टैंड नहीं करती है। या फिर हम कह सकते हैं वर्क।
तो वर्क भी बेटा जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिफाइन खुद नहीं होती है, उसे भी दो क्वांटिटी की नीड है, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाते हैं, या फिर कभी कभी डिराइव्ड क्वांटिटी की हेल्प से ही एक नई क्वांटिटी को डिराइव कर लेते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो अलोन स्टैंड करती हैं, जिनको किसी और की नीड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज को बांटने का एक बेसिस और है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, वो है कि हम क्वांटिटीज को दो एस्पेक्ट में और बांट सकते हैं, दैट इज वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट आ गया। हम देखने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में और बांट सकते हैं, जो कि कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें डिस्टेंस की, जैसा कि हमने पीछे देखा भी था कि जब हम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने के लिए लेट से 19 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, एक बार हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं एंड आफ्टर दैट एक अगेन हम बी से ए की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें तो हमको दिखाई दे रहा है कि एरो के द्वारा हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है। एक बार हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, एक बार हम राइट मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो 19 + 19 तो 38 मीटर्स आ जाता है। अर्थात क्या हुआ कि वो सभी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं बट दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं उनके पास केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दीज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन। ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसा कि हमने एग्जांपल में अभी देखा, हम चाहें तो लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस, स्पीड। ओके, ठीक है। वही बात करें अगर हम जस्ट वेक्टर की, किसकी बात करें बेटा? वेक्टर की। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि स्केलर अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है तो वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही होगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दीज क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अर्थात वो सभी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही डायरेक्शन भी है, क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। समझने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से। इसी केस में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें? डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा क्या होता है, यदि हम बात करें ए से लेकर बी तक जाने में, जब हम राइट की तरफ मूव कर रहे थे तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम पॉजिटिव साइड मूव कर रहे थे, और वहीं जब हम बी से ए की तरफ मूव कर रहे थे, मतलब जब हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट या ये वाला एंड हमारा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव एंड हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जब हम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो हमारे पास 19 मीटर का डिस्टेंस होगा। वहीं जब हम बी टू ए मूव करेंगे, दैट इज रिवर्स आएंगे, तो अब हम मूव कर रहे हैं बेटा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तो यहां पर बी टू ए मूव करने पे हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव ऑफ 19 मीटर, मतलब माइनस का 19 मीटर। तो अब अगर हम इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो हमें क्या मिलेगा? 0 मीटर का, क्योंकि अब यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया है? इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी तरह की कुछ और क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेलोसिटी। ये क्वांटिटीज कैसी हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, जो कि जनरली पूछा जाता है हमसे, कि डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप कर सकते हैं? तो चलिए एक बार से ट्राई करके देखते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से करेंगे। लेट्स से हमने एक साइड लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है, और एक साइड लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपने पास एक तरफ क्या आ गया? डिस्टेंस, और एक तरफ क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो था बेटा वो था एक्चुअल लेंथ। डिस्टेंस क्या था बेटा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ थी वही क्या था? डिस्टेंस। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या था? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल्स हैं, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम ऐड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ये फंक्शन है किसका? पाथ का। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज द फंक्शन ऑफ पाथ, कि जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा पाथ हम कवर करेंगे डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। वही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन है अपना पोजीशन का,
ये फंक्शन किसका है बेटा, पोजीशन का। हमको पाथ से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पोजीशन से मतलब है कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। उसके बाद हम उन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी का पता लगा लेंगे और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट ऐड करना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था कि यहाँ पर नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है, कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। बट हम ये कह सकते हैं कि जीरो और पॉजिटिव दोनों ही बातें पॉसिबल हैं। जबकि हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही बातें पॉसिबल हैं। क्लियर है बात। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि डिस्टेंस को जब हम पढ़ रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो हमने इसको स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखा था। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। तो 3 नंबर का जनरली डिफरेंस हमसे पूछा जाता है और हमने यहाँ पर 4 पॉइंट ऐड कर लिए हैं, मतलब कोई भी चांस नहीं है मार्क कटने का अगर आप ये 4 पॉइंट भी लिख देते हैं।